नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं स्पाइडी बातें। स्पाइडी बातें वही जिसमें होता है बातों मुलाकातों का सिलसिला। इस समाज में हम सभी का घर तो होता है, लेकिन हम में से कितने लोग होते हैं जो पूरे समाज को ही अपना घर मान लेते हैं। तो आज की हमारी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत के साथ है जिनका नाम है अंशु गुप्ता, गूंज के फाउंडर अंशु गुप्ता। अब अंशु गुप्ता कौन है, क्या है, इनकी खासियतें क्या हैं, इसके बारे में एक छोटी सी झलक। एक शख्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली से पढ़ाई करता है। किसी साकार हुए सपने की तरह उसकी एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट जॉब भी लग जाती है। अच्छा पैकेज, अच्छी पोजीशन, सुख सुविधाओं से भरा पूरा जीवन। फिर क्या कमी थी उस शख्स के जीवन में कि वो ये पैकेज, पोजीशन, सुख सुविधाओं को ठुकरा कर अपने घर की अलमारी से लगभग 67 पुराने कपड़े इकट्ठा करता है और लोगों की मदद को निकल पड़ता है। 67 कपड़ों से शुरू हुई ये समाज सेवा आज 80 से 100 टन कपड़े डोनेट करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। जिस शख्स के मन से ये सदा शुरू हुई थी उस शख्स का नाम है अंशु गुप्ता और उनके मन की ये आवाज बन चुकी है एक सामाजिक संस्था गूंज, जिसकी गूंज ने देश विदेश में अपना सम्मानजनक स्थान बना लिया है। अंशु गुप्ता ने भले ही कुछ कपड़े डोनेट करके इस मकसद की शुरुआत की हो, लेकिन आज गूंज का मकसद एक बहुत बड़ा आकार ले चुका है। इस समाज को जिस भी सेवा की जरूरत हो उसमें गूंज किसी न किसी रूप में अपना सहयोग देता मिल जाएगा। चाहे बात शिक्षा की हो, पर्यावरण की हो, बुजुर्गों से जुड़े मुद्दे हों, प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों के लिए राहत कार्य जुटाना हो, अधूरे सरकारी प्रयासों को पूरा करने में सहयोग देना हो, या महिलाओं की समस्याएं, गांव कनेक्शन के जरिए गांव और शहरों के बीच की खाई दूर करने की बात हो, या फिर चौपाल के जरिए देश के समृद्ध वर्ग को जमीनी हकीकतों के साथ नजदीकी पैदा करवाने की कोशिश करना। हर विषय पर यह संस्थान गूंज अपनी सेवाएं देने में लगा है। आज गूंज का कार्यक्षेत्र एक विशाल एनजीओ में बदल चुका है, जिसके देश के 21 राज्यों में सेंटर हैं और लगभग 10 ऑफिस अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं। गूंज की एक और खास बात यह है कि इसकी सारी देखरेख का जिम्मा मोटे तौर पर महिलाओं के हाथ है। ये महिलाएं समाज के हर तबके से ताल्लुक रखती हैं। इनमें वेल एजुकेटेड महिलाएं भी हैं और विशुद्ध रूप से पारिवारिक महिलाएं भी। यहाँ काम करते हुए इन महिलाओं का आत्मविश्वास देखते ही बनता है। इन्हीं योगदानों के चलते अंशु गुप्ता को साल 2015 के रमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। वे कौन बनेगा करोड़पति शो में अभिनेता अमिताभ बच्चन के सामने बतौर कर्मवीर हॉट सीट पर भी बैठ चुके हैं। तो चलिए अब कुछ बातें हो जाएं अंशु गुप्ता से सीधे। क्या जानना चाहते हैं? मतलब एक अच्छी मिडिल क्लास के लोग हैं। मैं अक्सर कहता हूँ मिडिल क्लास बहुत तरह की होती है, तो बट ऐसी मिडिल क्लास जहाँ पे एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी या मतलब एक जनरेशन जब थोड़ी स्ट्रगल करती है तो सेकंड जनरेशन खड़ी होती है, तो मैं उससे आता हूँ। और बहुत छोटे छोटे शहरों में पला बड़ा हूँ क्योंकि पापा का बहुत पोस्टिंग रहता था। और मतलब ख़ास तौर पे देहरादून, उत्तराखंड, बनबसा, लाजपत उत्तराखंड। और फिर इधर आईएमसी का प्रोडक्ट हूँ। 90 में आया था, जर्नलिज्म किया, फिर एडवर्टाइजिंग एंड पीआर किया, कुछ साल कॉर्पोरेट पब्लिक सेक्टर की नौकरी की, और 98 से ये सब कीड़ा शुरू हुआ जिसका कोई आइडिया नहीं था लाइफ में, बट समाओ देखिए, मैं उसको एक क्रीमी दुनिया नहीं मानता और ड्रीमी दुनिया भी नहीं मानता। मतलब मुझे लगता है कि सपने इधर ज़्यादा हैं और ज़्यादा पूरे हो सकते हैं। सबका अपनी अपनी फितरत है, सबके अपने अपने ज़िंदगी को देखने के तरीके हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए वो दुनिया बहुत अच्छी है और मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि मैं इसमें आ गया।
और एक ऐसी अननोन टेरिटरी में चले गए थे आप, जिसका आपके ख़ानदान को भी नहीं मालूम कि क्या होता है। क्योंकि मैं तो हार्डकोर इंजीनियर्स की फैमिली से आता हूँ और ख़ुद मैंने मास कम्युनिकेशन किया था। तो ये वो जर्नलिज़म के दिनों की चीज़ें हैं जब आप आई थिंक दिल्ली को बेहतर समझ रहे थे या शहरी लाइफ को बेहतर समझ रहे थे। और जब आप शहर को समझ रहे थे, आप गाँव को भी समझ रहे थे, जबकि आपका गाँव से कोई रिश्ता नहीं था शुरू से। बट क्योंकि आप वो माइग्रेशन देख रहे थे, फुटपाथ देख रहे थे, तो आप उसके बैकग्राउंड में जा रहे थे। और फिर वो जो पूरी सारी कपड़े का धीरे धीरे मुझे लगता है छोटा छोटा ज्ञान प्राप्त होना शुरू हुआ कि कपड़ा कितना बड़ा मुद्दा है, कैसे इग्नोर हो जाता है, कैसे ठंड में कपड़े की कमी से ज़्यादा लोगों की मौत होती है बजाय किसी अर्थक्वेक और फ्लड के, यदि मैं एनुअली देखूं। या उन सज्जन से मिलना जिनकी जो लावारिस लाशें उठाते थे, हबीब भाई करके एक शख्स थे, उनका ये कहना कि जाड़ों में उनका काम बढ़ जाता है, या उनकी बेटी का ये कहना कि जब उस बच्ची को ठंड लगती है तो वो लाश के साथ चिपक कर सो जाती है। या उत्तराखंड में किसी से मुलाकात होना, वो मैं उत्तरकाशी अर्थक्वेक की बात है, जब मैं एज ए स्टूडेंट ऐसी चला गया था अपना छोटा सा कैमरा उठा के, और कैसे वो एक पूरे बोरी की बनी हुई जैकेट पहने हुए थे और बार बार कोई गर्म कपड़ा या कंबल की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, और मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था। आई थिंक वो सारी चीज़ें होती रही और फिर ऐसा लगा कि कपड़े पे काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज दुनिया की बहुत बड़ी गलतफहमी है, लोगों को लगता है कि हम कपड़ा इकट्ठा करके बांटने का काम करते हैं। हम वो नहीं करते, लेकिन एक मिशन ये ज़रूर हो गया था कि कपड़े को मुद्दा बनाया जाए। जब आप 3 बुनियादी ज़रूरत बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो कपड़े पे काम क्यों नहीं होता है? कपड़ा एक डिज़ास्टर रिलीफ की चीज़ बन के क्यों रह गया? कपड़ा एक चैरिटेबल चीज़ बन के क्यों रह गया? और जब आपकी नज़र किसी पुराने सामान पे जाती है और आप उसको एक रिसोर्स या करेंसी मानने लगते हैं, तो फिर उसका कोई एंड नहीं है। तो आज हम मतलब कपड़ा एक पार्ट है और उसके अलावा पुराने नए फर्नीचर, बर्तन, पुराने दरवाजे, खिड़की, पाइपलाइन, वॉश बेसिन से लेकर हर एक चीज़ पे काम करने की कोशिश करते हैं कि उसकी ज़िंदगी कैसे बढ़ाई जाए। तो आप जिस जगह पे बैठे हैं, इसमें तो हमने तो कुछ ख़रीदा नहीं है। ये तो मतलब हमारे जितने भी ऑफिस हैं पूरे देश भर में, और हम कोई 1000 से ज़्यादा लोग आज की डेट में हैं टीम में, हम में से तो किसी के पास कुछ नया सामान नहीं है। कभी लैपटॉप वगैरह नए खरीदे हों तो खरीदे हों, बट बाकी जिन कुर्सियों मेज़ों पर आप बैठे हैं वो सब कुछ वही है। तो हर एक चीज़ की एक ज़िंदगी होती है। वो जो इकोनॉमिकली बेटर लोग हैं, उनकी यूटिलिटी शायद उनके लिए ख़त्म हो जाती होगी, बट उस सामान की ज़िंदगी तो बची होती है ना। आराम से बिकॉज बदकिस्मती से समाज में इकोनॉमिकली इतने सारे लेवल हैं कि कोई भी चीज़ किसी के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, यदि आप उसको बहुत इज्जत के साथ में उस नीड को मैच कर पाएँ। थोपे ना, बट यदि आप मैच कर पाएँ कि ये समाज का, ये ज्योग्राफी का ये वाला हिस्सा ये पहनता है, ये खाता है, ऐसे बर्तन इस्तेमाल करता है, आपको उसमें वो साइंस है, वो थोड़ी सी आर्ट है। क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम डोनेशन जैसे घटिया शब्द की है, वो अक्सर ये है कि हम वो देते हैं जो हमारे पास है, हम वो नहीं देते जो लोगों को चाहिए, और उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मेरा हमेशा से मानना है कि सेकेंड हैंड मटेरियल को तो डोनेशन के दायरे से हटा देना चाहिए। उसके लिए डोनेशन शब्द सही नहीं है, क्योंकि जो भी आपने इस्तेमाल कर लिया वो एक्चुअली डोनेशन नहीं है, वो डिस्कार्ड है। वो आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको नहीं चाहिए। यदि आप उसको इज़्ज़तदार तरीके से देंगे और आप उसको डिस्कार्ड के तरीके से नहीं देंगे, तो वो एक सम्मानित चीज़ है और वो किसी की ज़िंदगी में बहुत काम आ सकती है। और यदि आप उसको डोनेशन माइंडसेट से कर देते हैं और फेंक देते हैं, या डिस्कार्ड माइंडसेट से कर देते हैं और फेंक देते हैं, या फेंकने की तरह से दे देते हैं, तो वो बर्बाद है। तो ना सिर्फ वो सामान बर्बाद है, बल्कि आप किसी की डिग्निटी पर, किसी के आत्मसम्मान पर भी चोट करते हैं कि वो आपके पास मांगने नहीं आया, आपके पास था तो आप देना चाह रहे हैं।
देखिए, हम समाज में सीखते हैं, हम सीखे सिखाए लोग नहीं हैं। जो भी हमने पढ़ाई की होगी उससे कुछ सीखा होगा। बाकी यदि मैं अपने पिछले 23 साल की ज़िंदगी देखता हूँ, जब से गूंज शुरू हुआ, मैं देखता हूँ कि मैंने इस पूरी जर्नी में बहुत कुछ सीखा। वो जो हम कहते हैं कि एक होता है देखना, दूसरा होता है घूर के देखना। जब आप घूर के देखते हैं तो आपको समस्या भी दिखती है और समाधान भी दिखता है, उसी जगह पर दिखता है। तो जब हम कपड़े की तरफ घूर के देख रहे थे, तब हम उसके देख रहे थे कि इसके क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, और तब कहीं जाके हमको ये लगा कि इसका एक इस्तेमाल तो ये भी होता है। और जब आपको मालूम है कि समाज में कपड़े की इतनी कमी है, जो हम उस समय तक साबित कर चुके थे, तो जाहिर बात है कि इस पर्टिकुलर नीड के लिए 5-7 दिन के जो मेंस्ट्रुएशन के दिन है, उसके लिए आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है। और हमारे लिए हमने कभी भी मुद्दों को इस तरीके से नहीं बांटा कि ये इस ज्योग्राफी का मुद्दा है, ये इस कम्युनिटी का मुद्दा है, ये वुमेन का मुद्दा है, ये मैन। अरे सब लोग ह्यूमन बीइंग हैं हम लोग, राइट? तो हमारे हाथ में जो कुछ है, हमें उसके बारे में कुछ कर लेना चाहिए। और जैसे जैसे आप उसमें सीखते हैं, आपके पास कोई ना कोई समाधान निकलता है। तो हमको लगा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कपड़े से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमको हेल्थ का एच नहीं पता, मेंस्ट्रुएशन का एम नहीं पता, क्योंकि ये सब कभी बात ही नहीं होती थी, ना कभी घरों में ज़रूरत पड़ी इन सब बातें होने की। क्योंकि आप एक एवरेज मिडिल क्लास से आते हो, तो कम से कम घर के लोगों को एक मार्केट के सैनिटरी पैड तो अवेलेबल रहता है, तो इन सारी चीज़ों पे बात ही नहीं होती थी। बट जब आप उस चीज़ में घुसे, जब आपने समझना शुरू करा, और जब वो सारी स्टोरीज़ निकलनी शुरू हुई कि कैसे एक महिला ने एक ब्लाउज़ का पीस इस्तेमाल किया, उसमें हुक था और उनकी टेटनस से डेथ हो गई, ऐसा गांव के लोग मानते हैं। या फिर जब हम लोगों से बात करने लगे आपसी, जैसे हम एक बैठ जाया करते थे और तमाम मुद्दों पे बात करते थे, तो जाहिर बात है हम इस पर भी बात करने लगे थे। और हम पूछते थे तो लोग आपकी आंखों में देख के पहचानते हैं कि आप कैसे इंसान हो, कि आप यहाँ मजाक उड़ाने आए हो, आप कुछ बड़ी बातें करने आए हो, या कुछ जेन्युइन भी है। तो यदि आपकी आंखें सच बोल रही हैं, तो जितनी भी स्टोरीज़ हमारे पास में हैं, वो किसी न किसी की रियलिटी है, और वो शायद आपकी आंखों की सच्चाई की वजह से किसी ने आपसे शेयर किया कि वो महिला कैसे राख, रेत, मिट्टी, घास, पुआल, गाय भैंस का गोबर इस्तेमाल करती है, क्योंकि उसके पास उन दिनों में इस्तेमाल करने के लिए कोई सैनिटरी पैड नाम की चीज़ तो क्या, कपड़ा भी नहीं है, क्योंकि आपको सेमी सूती कपड़ा चाहिए इसके लिए। वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। और सच मानिए कि हमको इस बात का एहसास नहीं था कि ये इतना बिल्कुल अछूता सब्जेक्ट है। हम लोग पहले लोग थे जिन्होंने इस पर बातचीत शुरू की थी और इस मुद्दे को पब्लिक बनाना शुरू किया था। आज अच्छा है कि बहुत लोग इस पर बात कर रहे हैं। तो मेरा इसमें मेल होना ना होना, टू बी ऑनेस्ट, ये गलत तरीका है सोचने का, क्योंकि मैं समाज के साथ काम कर रहा हूँ। अभी जो मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे वो मौका मिला, और यदि मुझे बच्चे की कोई समस्या दिखती है और वो हमारे हाथ में है, तो जस्ट बिकॉज मैं बड़ा हूँ या मैं मेल हूँ, मैं बच्चे के साथ काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। यदि मुझे एनवायरनमेंट की दिखती है और मुझे लगता है कि ये बैटल भी लड़ी जा सकती है, तो आप उस पर काम करने की कोशिश करते हो। और जब आप अकेले लड़ाई नहीं लड़ते हो, और अब आप एक बड़े ग्रुप के साथ में लड़ते हो, आप आज 500-600 ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हो, तो इन एनी केस आपके पास बहुत सारे लोगों की विजडम है, बहुत सारे लोगों के हाथ हैं, नॉलेज है, हमसे बेहतर जानकारी है। वो शायद हमारे काम को मजबूत बनाती है। हमारी अपनी विजडम, हमारी अपनी नॉलेज उसको इतना मजबूत नहीं बनाती। देखिए, ये कहना कि बिल्कुल नहीं होता, ये गलत है। सच ये है कि आप, मतलब जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में, और आप एक लिस्ट में मदर टेरेसा, विनोबा भावे को देखते हो, या अरुण शौरी जैसे, या पंडित रविशंकर जैसे लोगों को भी देखते हो, यदि उस लिस्ट में, तो आप उस लिस्ट में कभी आओगे तो आप सोचते नहीं हो, क्योंकि आप तो अलग लेवल पे काम कर रहे हो। तो जाहिर बात है कि बहुत ही खूबसूरत था, अविश्वास जैसा था। मतलब जब मेरे पास पहली कॉल आई थी तो मुझे लगा था कि ये कोई फेक, जैसे कॉल आती रहती हैं वैसी कोई कॉल है। ये सच है, बट वो रियलिटी थी। और तो एक तो सबसे बड़ा बात ये होता है कि बहुत सारे लोग जो आपके साथ काम करते हैं, जिनकी वजह से आज आप यहाँ खड़े हो और ये सब बातें कर रहे हो, उनको भी बहुत खुशी देता है ये। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैक्सेसे का यदि मैं स्टोरी बताऊं कि
कैसे देश के तमाम गाँव में मिठाइयाँ बटी थी, और सोचिए उस चीज़ पे बटी थी जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं था। भाई गांव, देश के इस गांव में कितने लोगों को पता है मैक्से से क्या होता है, लेकिन वो सडनली न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाना, कुछ करना, तो वो लोगों के लिए भी बहुत खुशी का मौका था। खुद के लिए तो होता ही है, और बाकी मजाक में मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि भाई देखो, फ़र्क, आप मुझसे पूछते हैं मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया, तो ऐसी बहुत सारी जगह हुई जहाँ पहले मैं गेस्ट था, बाद में चीफ गेस्ट बन गया। बाकी तो ज़िंदगी चलती है, और अवार्ड आपके पास अपना आते जाते रहते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप ये समझें कि ये जो भी रिकग्निशन है, जो भी कुछ है, ये बहुत सारे लोगों के साथ काम करने की वजह से हैं, उन आइडियाज़ में दम होने की वजह से हैं, और उस काम के लगातार होने की वजह से जिस दिन कोई भी रिकग्निशन आपके माथे पे चढ़ जाएगा, उस दिन ये सारी चीज़ें हटने लगेंगी, और वो अवार्ड आपके लिए मुसीबत बन के खड़ा हो जाएगा। मतलब वो भी एक अजीब ही अनुभव था, क्योंकि उसमें भी मैंने पहले मना ही कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे तो ऐसा कोई नॉलेज है नहीं, ना हमने जीके की किताबें पढ़ी, और अब ठीक है प्रैक्टिकली अब सीख रहे हैं गाँव से, उसके बारे में मैं खेती के बारे में थोड़ी बात कर सकता हूँ आज की डेट में, गाँव के नदी नालों के बारे में बात कर सकता हूँ, बट वो जो वहाँ पे जो होता है उसके बारे में नहीं कर सकता। बट गए, और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था, और मुझे लगता है कि इंडिया के लिए वो मैक्से से भी ज़्यादा ही बड़ी बात थी, और सडनली बहुत सारे नए लोग जानने लगे, सडनली मटेरियल का इन्फ्लो इतना बढ़ गया हमारे पास, क्योंकि नए लोग जानने लगे, और बहुत सारे लोग उसको भी रिकग्निशन की तरह लेते होंगे। मेरे लिए एक अच्छा अनुभव था कुल मिला के, यदि आप देखें, क्योंकि वो जो हॉट सीट और वो सब है, वो मैं एक्चुअली टीवी देखता भी नहीं, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कि केबीसी कैसे होता है। शुरू में देखा था जब केबीसी शुरू हुआ था, उसके बाद से वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बट ओवरऑल एक अच्छा अनुभव था। और अभी भी मज़ेदार बात यह है कि अब बहुत सारे लोग जब आपको दूर दराज में मिलते हैं, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमने केबीसी में देखा था। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कुछ जो कॉन्वर्सेशन है उसकी, वो लोगों को याद है, वो डायलॉग्स याद हैं, वो मुद्दे याद हैं। तो मुझे लगता है कि केबीसी ख़ास तौर पे, जैसे मेंसुरेशन वाली बात वहाँ पे हुई थी, हबीब भाई की बात हुई थी, उस हिसाब से वो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर की तरह भी था। वो तो देखिए अच्छे लेवल पे गया है, क्योंकि ठीक है आप बड़ा सोचते हैं, बट आप इतना कुछ तो नहीं सोचते कि ये कैसे होगा। मुझे लगता है कि वो आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, जिसको जब यहाँ से बाहर निकलते हुए कोई इंसान ये कहता है कि अरे यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, या ये मैंने क्यों नहीं किया, तो आपको लगता है कि बड़ा आम सा आइडिया है और इसकी कॉपी होना बहुत आसान काम है। तो मुझे लगता है कि वो सपना सही डायरेक्शन में है। सपना कभी पूरा नहीं होगा, ये भी पता है, क्योंकि सपना रोज़ बड़ा हो रहा है, और जैसे जैसे आप और डीप जा रहे हैं, आपके पास करने के लिए और कुछ है, और बहुत कुछ है। और ये सामान आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में अलादीन का चिराग मिल गया है, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो हमने कभी नहीं सोचा होगा कि हम वो पूरा बार्टर सिस्टम जो हमारा है, कि आप और डिग्निटी को बचाने का या बचाए रखने का, सम्मान देने का जो तरीका है, कि आप अपने गाँव के लिए तालाब बनाइए, कुएं बनाइए, पुल बनाइए, सड़क बनाइए, और फिर आपको ये सामान मिलता है। वही उसी तरह से गूंज का मॉडल बिल्कुल अलग है। तो हमने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि जिस पुराने या नए सामान पर आप काम कर रहे हैं, उसमें इतनी ताकत है कि उससे आप कुएं खोद सकेंगे, या आप इतने कई सौ किलोमीटर सड़कों पे काम कर सकेंगे। तो हमारा सपना तो बढ़ता ही जा रहा है। बस इतना है, इंतज़ार इस चीज़ का है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आइडिया को कॉपी करें, रेप्लिकेट करें, कॉपी करें, जो भी करें, अच्छा करें, और इसमें कुछ और जोड़ें जो शायद हम नहीं जोड़ पाएंगे। वो एक कभी सपना है जिस पे हम लोग अभी लगे हुए हैं, कि भाई कैसे ऐसा हो कि इस आइडिया के तमाम पार्ट, क्योंकि अभी इसमें एक आइडिया के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, और उनमें बहुत सारे आइडियाज़ में अपने अपने इंस्टीट्यूशन खड़े होने का दम है, चाहे वो हमारे एनजेपीसी का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे आंगनवाड़ियों से जुड़ा हुआ हो, चाहे
बगिया जिसको किचन गार्डन बोलते हैं उसका हो। तो हम बस ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब एक तो इसको कॉपी करें, दूसरा हम चाहते हैं कि क्योंकि आपने सपने की बात की इसलिए बोल रहा हूँ, गूंज से जुड़े हुए सपने की। दूसरा हम चाहते हैं कि हमने एक पूरे देश में एक पाइपलाइन जैसी बिछा दी है, ग्रिड जैसा बिछा दिया है, रिश्तों का है, थोड़ा नॉलेज का है, लॉजिस्टिक्स का है, नए आइडियाज़ का है। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कोई आई केयर पे काम कर रहा है, कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है, वो इस पाइपलाइन को, इस ग्रिड को इस्तेमाल कर ले। हमें बैनर में अपना नाम नहीं चाहिए, लेकिन हमें बड़ी खुशी होगी कि वो एक ग्रिड कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो गया, जो अब करने लगे हैं। कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों ने किया भी, क्योंकि वो रीच थोड़ी रिमोट तक है, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से पहुंची लोगों तक। वो एक कभी सपने का पार्ट है जिस पे हमारी टीम में बहुत लोग उस पर लगातार लगे हुए हैं। तो शायद 2-3 साल के बाद हम आपको बता सकें कि यहाँ पे भी कुछ अच्छा हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, और उसमें हमारा रोल नहीं है। हर चीज़ का अपना एक मकसद है। तो यदि आप गूंज को भी देखेंगे तो जब हमारी पहली फैमिली की किट जाती थी तो उसमें स्कूल का सामान जाता था, उसमें ही सूती कपड़ा जाता था, और जब हम जाते थे तो हम लोगों से बात करते थे इस बारे में। फिर हमें लगा कि अब चीज़ें बढ़ रही हैं, क्या स्कूल के सामान के इर्द गिर्द एक स्कूल का ही बड़ा इनिशिएटिव वीव किया जा सकता है और हम डायरेक्ट स्कूल तक पहुँचेंगे, उससे रीच बढ़ेगी और बहुत टारगेटेड होगी। सेम सूती कपड़े को हम अभी लोगों को दे देते हैं, वो किस चीज़ में इस्तेमाल करेंगे हमको मालूम नहीं है, बट क्या उस सूती कपड़े को एक माईपैड में कन्वर्ट करके उसके इर्द गिर्द एक बड़ा इनिशिएटिव लिया जा सकता है। तो यदि आप देखें तो वो सब उसी चीज़ का है। उसी तरीके से अड्डा एक अलग सोच है, अड्डा एक नैरेटिव बिल्ड करने की सोच है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर को बहुत साइडलाइन में लोग सोचते हैं, और बहुत लोग सोचते हैं कि यदि कुछ और काम नहीं मिला तो जाके सोशल सेक्टर में चला गया। लोगों को समझ नहीं आता कि अच्छी अच्छी जगह से पढ़े हुए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वाले लोग अपने दिमाग के कीड़े की वजह से आए हैं, क्योंकि उनको कुछ अच्छा करना है। तो हम उसको इंटीग्रेशन का काम कर रहे हैं कि भाई और सेक्टर के जो लोग हैं उनसे बातचीत हो, और सब लोग ये समझ पाएँ कि ये भी एक मतलब डूइंग गुड इज़ ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अच्छा करने की जिम्मेदारी है वो सबकी है, वो सिर्फ सोशल सेक्टर की नहीं। चौपाल हमने वीव किया क्योंकि हमें लगा कि एक ऐसी स्पेस की कमी है जो सेमिनार कॉन्फ्रेंस की तरह से ना हो, लेकिन बातें गंभीर हो, म्यूज़िक भी हो, खाना भी हो, और हम अपने परिवार के साथ जाके उसमें बैठ सकें। ऐसा ना हो कि मैं एक कॉर्पोरेट का हूँ तो मैं किसी कॉर्पोरेट की सेमिनार अटेंड करूँगा। तो वो 4-5 साल के अंदर चौपाल एक स्पेस बन गई जहाँ पे हम अपने एनिवर्सरी के आसपास 2-3 महीने तक इसको करते रहते हैं, जहाँ साल में ये 10-12 सिटीज़ में 200-250 लोग किसी सैटरडे संडे को आते हैं, 4 घंटे साथ में स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, फैमिली के साथ आते हैं। ग्राम स्वाभिमान मेरी ज़िंदगी का दूसरा एक मतलब साथ चलने वाली चीज़ है, और वो बड़ा मामला है, और वो पिछले 2 डेकेड की शायद ये समझ का डेवलप होना है कि हमें ग्रास रूट पे जाके भी नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा कि जब इस देश का आम इंसान अपने को गरीब, बेचारा, बेसहारा कहना खुद छोड़ देगा तो मेरे और आपके जैसे लोगों की हिम्मत नहीं होगी उसको गरीब बोलने की। क्योंकि कई हज़ार किस्म के चावल जब आप उगाते हो तब भी ये देश आपको अनस्किल्ड बोलता है ना, जबकि आप अनस्किल्ड नहीं हो। और जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक नल पे पुराने कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगा के 2 इंच पानी को आधा इंच कर देते हो, है ना, उसकी धार को, बट ये देश उसको इनोवेशन नहीं बोलता, ये देश उसको जुगाड़ बोलता है। जिस दिन वो करने वाला समझ जाएगा कि ये जुगाड़ नहीं है, ये तो इनोवेशन ही है, इसको इज़्ज़त चाहिए, इसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, उस दिन मेरे और आपके जैसे लोगों की हिम्मत नहीं होगी वो सब करने की। और वो ज़रूरी है, वो हमारी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमारी अपने बारे में सोच में परिवर्तन होना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि किसी सामने वाले का मेरे बारे में सोच में परिवर्तन आए। तो हर एक चीज़ का एक बहुत डीप मकसद है, और क्योंकि हमारे लिए ज़िंदगी में टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो हम किसी भी ऐसी चीज़ में टाइम ज़ाया नहीं करते जिसका कोई मकसद ना हो। और मकसद सारा पॉजिटिव है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमको किसी को उल्टा नहीं बोलना है। हमारा सीधा सा मकसद है कि एज सिटीज़न, एज कॉमन पीपल, हम इस पूरे काम में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम ऐसा कैसे हो कि डोनर बेनिफिशरी की जो भाषा है वो ख़त्म हो जाए, और जो स्टेक होल्डर है, जो साझेदारी की भाषा है,
वो शुरू हो कि ये इस पूरे चीज़ में आप भी कुछ डालेंगे, आप भी डालेंगे, तो आप अपनी अकल डालिए, आप पैसा डालिए, आप सामान डालिए, आप श्रम डालिए, सब मिल के करते हैं। ये है बस। देखिए, यदि कोई भी जगह आपको कुछ नया करने का मौका देगी, यदि कोई भी जगह आपको उस रूप में भी स्वीकार करेगी जो आप हो, तो वहाँ यूथ जाएगा। यूथ को स्पेस चाहिए, यूथ को नए आइडियाज़ चाहिए, यूथ को बैठ के सिर्फ पीपीटी नहीं बनाने। बहुत सारे यूथ हैं जो इस देश की गहराई को समझना चाहते हैं। वो उनको इस बात का एहसास है कि गूगल देखने का मतलब देश को जानना ऐसा नहीं है। तो ये वही सारे लोग हैं जो आते हैं और इसमें बहुत सारा असर हम लोगों के जो भी काम होते हैं, सेशंस होते हैं और वो जो बेबाकी के साथ कुछ बातचीत होती है, शायद उसका असर रहा है। तो इसलिए टीम में यूथ लगातार रहते हैं और हम भी सीख रहे हैं, हम भी बहुत कुछ नया सीखते हैं। नॉट दैट कि हम यूथ नहीं है, बट हम उनसे सीख रहे हैं लगातार। तो कोई करिश्मा नहीं है, बट एक ट्रांसपेरेंट, एक मज़ेदार जगह बनाने की कोशिश की गई है और लोगों को ये समझाया गया है कि दुनिया की प्रॉब्लम, दुनिया की गरीबी, भुखमरी यदि तुम्हारे चेहरे पे नज़र आएगी तो उससे वो सॉल्व नहीं होगी। तुम्हारे दिल में होनी चाहिए, दुख होना चाहिए, बट तुम्हारे हाथों में है करिश्मा, तुम्हारे दिमाग में करिश्मा है। चेहरे पर ओढ़ के बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। मस्ती में जियो, जो अफोर्ड कर सकते हो वो खाओ पियो। सोशल सेक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप अपने को आप दुखी नज़र आओ, आप क्रश हो जाओ। आप बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से आ रहे हो। हमारे यहाँ इतने सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं हमारे यहाँ। तो वो बहुत अच्छी अच्छी जगह के पढ़ लिख के आए हैं और उनको शायद फाइनेंशियली और जगह बेटर भी होता, बट खाली फाइनेंशियल उनके मकसद नहीं है। बट हमने ये भी इंश्योर किया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको एक ऐसी सैलरी दे दी जाएगी कि आप ये कहोगे कि मैं अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। वो नहीं करना है। आप इस देश के आम नागरिक हो और एक आम युवा हो, तो आपको भी उतना हर चीज़ का अधिकार है। कहीं जाके डांस करने का भी अधिकार है, अच्छा खाने का भी अधिकार है, जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर अधिकार है। तो मेरा हमेशा यूथ से ये रहता है कि देखिए, ये देश हमको बहुत मौका देता है करने का। तमाम सो कॉल्ड वो डेवलप नेशन है नहीं, बट वो अपने को कहते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि उनके भी बहुत सारी जगह इश्यूज़ हैं। उनको यहाँ आके कुछ सेवा वेवा करनी पड़ती है तमाम जगह पे, और हमारे तो घर के बाहर अपॉर्चुनिटी होती है। तो बहुत ज़रूरी है दो चीज़ें हर एक यूथ, हर एक युवा के लिए, कि एक तो आप अपना पोटेंशियल समझें। तो आपकी एजुकेशन और आपका प्रोफेशन ये दोनों सेम हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना ये ज़रूरी है। आपने जो पढ़ लिया, आपने अपने प्रेशर में पढ़ा होगा, पीयर ग्रुप के प्रेशर में पढ़ा होगा, पेरेंट्स के प्रेशर में पढ़ा होगा, इंजीनियर बन गए। बट यदि आप गिटार अच्छा बजाते हैं तो गिटार बजाइए, वो आपकी ज़िंदगी है। आपने पेरेंट्स ने अपनी ज़िंदगी जी है, नहीं? और अच्छे गिटारिस्ट बन जाएंगे तो वो साल 2 साल नाराज़ रहेंगे, बट उसके बाद उनको भी फ़क्र होगा। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग अपने सपने पे खुद का ध्यान रखें और सपने पे जिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम सब लोगों ने इस देश की सब्सिडी खाई है। जब हम किसी सरकारी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, IIT IIM में जाते हैं, तो हम इसीलिए जा पाते हैं क्योंकि वो सब्सिडाइज्ड है। आज की डेट में आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की फ़ीस नहीं दे पाते, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की भी सब्सिडाइज है, क्योंकि लैंड उनको मुफ्त में दे दी गई थी या कम रेट में दे दी गई थी। तो हम सब लोगों को वो एक कर्जे की तरह लेना चाहिए और जिसका जहाँ मौका मिले उसको लगातार चुकाते रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे बाजू वाला अच्छा होगा, मतलब जब उसका घर भी अच्छा होगा, तब हम भी कह सकेंगे ना कि प्रोग्रेस है। वरना मेरे साथ के या मेरे आसपास के सारे लोग वहीं रह जाते हैं और मैं प्रोग्रेस करके 4 मंजिला मकान बना लेता हूँ, तो इसको मैं क्या प्रोग्रेस करूँगा? ये वो तमाम जगह के मल्टी स्टोरीड और स्लम वाली रिलेशन हो जाएगी कि जिसने बनाया वो बेघर रह गया और उन्हीं की वजह से आपकी वो बहुमंजिला इमारत खड़ी है और अब बालकनी से आपको वही लोग नहीं सुहाते, वहीं से आपकी हाउस हेल्प आती है, वहीं से आपका ड्राइवर आता है, वहीं जब आपका टैप ख़राब होता है तो वहाँ से कोई उठ के आता है। बट आपको अपनी उसमें बालकनी में खड़े होकर बड़ी किरकिरी लगती है। तो वो जब तक आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे
वो इसीलिए क्योंकि आपने कभी उनके साथ में काम ही नहीं करा। आप करते तो वो भी बेहतर हो सकते थे, और तब आपको अपनी बालकनी से ये सब दिक्कत नहीं आती ना। वो जो दिक्कत तो मानसिक है, वरना क्या दिक्कत है। तो ये थी एक छोटी सी मुलाकात जाने माने समाज सेवी गूंज के फाउंडर अंशु गुप्ता के साथ। इसी तरह की शख्सियत के साथ हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे, लेकिन तब तक गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट के ज़रिए बताना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।